नमस्कार, सुप्रभात। भीष्म सीरीज ऑफ आईकेएस टॉक्स के जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यान माला का आज का 39वां पुष्प है। आज 13 अक्टूबर गुरुवार। हर हफ्ते की तरह सुबह 7:30 बजे हम मिले हैं। हमारे मार्गदर्शक है आदरणीय दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं भारतीय इतिहास की दृष्टि के बारे में। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं सर से विनती करती हूँ कि अपना सेशन शुरू। धन्यवाद स्वाति जी। आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास दृष्टि। इतिहास के बारे में हर समाज जो श्रेष्ठ बनने की इच्छा रखता है वह बड़ा जागरूक होता है। अपने इतिहास की जो लोग उपेक्षा करते हैं, इतिहास से सबक नहीं सीखते, उनके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि वो बार बार अपमानित होते हैं भविष्य काल में, जो अपने भूतकाल के इतिहास से सबक नहीं सीखते। और इस दृष्टि से भारतीय इतिहास दृष्टि, इस विषय को समझना बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। ये इतिहास के बारे में और विशेषतः भारत के लोगों के बारे में एक बात और भी कही जाती है। ऐसा कहते हैं कि हम भारतीयों ने इतिहास से केवल एक ही बात सीखी है। थोड़ा सा उसमें मजाक का हिस्सा है। आगे कहते हैं इतिहास से हमने केवल एक ही बात सीखी है कि इतिहास से कुछ नहीं सीखना। और हम कई बार यह सत्य है इसका अनुभव करते हैं। जैसे इस्लाम के साथ में हमारा व्यवहार, सदियों से इस्लाम के साथ में हम रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसको हमने आज तक तय नहीं किया। एक राष्ट्र के रूप में आप और हम जैसे कुछ लोगों ने शायद तय किया भी होगा, लेकिन एक बहुत, जिसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहते हैं, बहुत बहुत क्षीण अल्पसंख्यक लोग हैं जो इस प्रकार के सही विचार रखते हैं। धर्मपाल जी अपने पुस्तक में कहते हैं भारतीय चित्तमानस और काल में कि ऐसे शत्रु रूप भावना रखने वाले ऐसे समाज के साथ में कैसे जीना, ये हम आज भी नहीं सीख पाए हैं, आज भी तय नहीं कर पाए हैं। उनका सीधा सीधा संकेत जो है वो इस्लामी मानसिकता की ओर है। इतिहास सामान्यतः कोई भी समाज तब लिखना और कहना शुरू करता है जब उसे लगता है कि उसके इतिहास में उसने कुछ गौरवशाली ऐसी कुछ बातें हैं जो भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है, जो भावी पीढ़ी के लिए सबक सीखने लायक है। तब कोई भी समाज अपने इतिहास की प्रस्तुति करता है, लेखन करता है, अध्ययन अध्यापन करता है। भारत में इतिहास की बहुत प्राचीन काल से परंपरा रही है।
हमारे पुराणों में तो अनादिकाल से मानव जाति जब से निर्माण हुई, भारतवर्ष जब से निर्माण हुआ, तब से लेकर लगभग 2000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास लगभग उसमें हमें प्राप्त होता है। और पहले मनु से लेकर, यानी मानव का सबसे पहला मानव जो था वो मनु था। हम सब मानव की संतान हैं, मनु की संतान है, ऐसा जो कहा जाता है उसका अर्थ केवल इतना ही है कि सबसे पहला मानव जो था मनु था। लेकिन मनु ने किसी से विवाह किया, फिर उसने बेटे बेटियां पैदा की और वो बेटे बेटियां आपस में विवाह करने लगी। यह जो मान्यता है, यह जो कहा गया है, ये गलत है। क्या कहते हैं लोग, वो गलत है। ये तो मानव निर्माण जो है, यह तो एक साथ सृष्टि में कई जगह पर अयोनिज पद्धति से इसकी निर्मित हुई थी। आज भी अयोनिज पद्धति से अपनी अगली पीढ़ी निर्माण करने वाले ऐसे जीव, सजीव आज भी हैं। उद्भिज हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं। फिर आगे जाकर हम देखते हैं तो पसीने से निर्माण होने वाले खटमल है, लीख है, ऐसे प्राणी हैं। ये अयोनिज हैं। तो इससे हम समझें कि हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है कि पहले अयोनिज ऐसी मानव की निर्मित हुई, तब से हमारा इतिहास शुरू होता है। और वैसे तो इतिहास उसे कहा जाता है जो इस वर्तमान क्षण से पहले जो भी घट गया है, जो भी हो गया है, वो सब इतिहास है। लेकिन इस क्षण से पहले जितनी भी बातें हुई हैं, क्या उन सबको हम इतिहास के लेखन के लिए पात्र मान सकते हैं? जैसे एक उदाहरण के रूप में, मैं जब नौकरी करता था तो एक कंपनी में मैनेजर था। हमारे दूसरे जो मेरे सहयोगी थे, पारसी थे, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि केलकर जी, ये रामायण महाभारत तो ये सब मिथक लगते हैं, यानी काल्पनिक लगते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो हमारे इतिहास रहे हैं। तो उन्होंने मुझे प्रश्न ये कहा कि भाई इतिहास है तो फिर उसकी कालक्रम क्या है, कालगणना क्या है, और रामायण और महाभारत के बीच में जोड़ने वाले कालखंड के बारे में क्या है? यदि इतिहास है तो कालानुक्रम से उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। यह जो वर्तमान में अभारतीय इतिहास दृष्टि हम सबने प्राप्त की है, इसके कारण ऐसा लगना उन्हें उनके लिए स्वाभाविक था। मैंने उनको समझाया कि देखो, इस क्षण से पहले जो भी बात हुई है, हर बात हुई है, वो सब हम इतिहास के रूप में संजोते नहीं है। उनको सबको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने उनको एक उदाहरण दिया, मैंने उनसे कहा आपने औरंगजेब का इतिहास तो पढ़ा होगा? तो बोले हाँ पढ़ा है। मैंने कहा कि आपने उस इतिहास में औरंगजेब की जो जानकारी आपने पढ़ी है इतिहास में, उसमें ये कभी पढ़ा है क्या कि औरंगजेब नहाता था? तो विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे लिखेंगे, वो ये तो सामान्य बात है, सभी लोग नहाते, तो औरंगजेब भी नहाता ही होगा। मैंने कहा कि फिर औरंगजेब के इतिहास में क्यों नहीं लिखा है औरंगजेब रोज नहाता था? या रोज नहीं नहाता होगा तो जुम्मे के जुम्मे तो नहाता था, कुछ तो लिखा होता। तो बोले नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए वो नहीं लिखा है। मैंने उससे कहा कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब इतिहास का कालखंड बहुत छोटा होता है तो इतिहास में बहुत बारीकी से बातें आती हैं। जैसे मेरे गत 15 मिनट का मैंने इतिहास लिखना है,
तो उसमें फिर मैं सांस कैसे लेता रहा, किस प्रकार से मैंने हाथों की हलचल की, किस प्रकार से मैंने आंखों की हलचल की, क्या क्या देखा मैंने, ऐसा सब वो 15 मिनट के इतिहास में आ जाएगा। भारत का इतिहास तो बहुत दीर्घ काल का इतिहास है, लाखों वर्षों का इतिहास है, कई चतुर्युगों का इतिहास है। तो ऐसे इतिहास के हर प्रसंग को इतिहास में लिखना न तो संभव है और न ही आवश्यक। अब रोज उठकर औरंगजेब नहाता था या नहीं नहाता था, उससे क्या फर्क पड़ता है। औरंगजेब की जो करतूतें थी, बस सबक तो हमें उसकी करतूतों से लेना है, उतना ही इतिहास का हिस्सा बनेगा। उसने किस प्रकार से धर्म का नाश करने का प्रयास किया, उसमें कैसे वो असफल रहा, यह हमारे इतिहास का हिस्सा बनता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी इतिहास, अंग्रेजी में कहा जाता है कि 10,000 से अधिक इतिहास के ग्रंथ हैं। और अंग्रेजों का जो इतिहास का कालखंड कितना है, तो हम देखते हैं कि मुश्किल से 2,500-3,000 का। ग्रीकों से पहले तो यूरोप को ही लगभग कोई इतिहास नहीं के बराबर। ग्रीक और लैटिन ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का उद्गम और उसके साथ में उन ग्रीस के सभ्यता का विकास हुआ, उससे पहले तो उनके पास कोई इतिहास लगभग था ही नहीं। इंग्लैंड का इतिहास तो मुश्किल से 1000 वर्षों का कह सकते हैं। उससे पहले तो इंग्लैंड यह विभिन्न प्रकार के टोलियों का इतिहास है, या टोलियां हुआ करती थी वहां, जो अलग अलग प्रकार के अपने विचारों के आधार पर एक दूसरे से लड़ते रहा करते थे। अब उनका तो इतिहास लिखने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन जो 1000 वर्ष का लगभग ज्ञात इतिहास है, जब से शायद इंग्लैंड की अस्मिता कहेंगे या जो भी कहें, इंग्लैंड का एक सबका मिलकर एक राजा बन गया, तब से इंग्लैंड का इतिहास शुरू हो गया। और उसके ऊपर इस लगभग केवल 1000 वर्ष के इतिहास के लिए 10,000 इतिहास की पुस्तकें लिखी गई हैं। और इतना लिखने के उपरांत भी उनमें बहुत सारे संभ्रम अब भी शेष हैं कि कोई घटना है, कोई प्रसंग है, वो दूसरे हेनरी के काल में घटा था या तीसरे हेनरी के काल में, इसके बारे में उनमें भी विवाद है। ये तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो घटित हो गया वो तो बहुत पुराने काल का था। कुछ किसी के स्मरण के आधार पर, कुछ किंवदंतियों के आधार पर, कुछ परंपरागत चली आ रही कथाओं के आधार पर उन्होंने इतिहास लिख डाला था। तो उसमें तो संभ्रम स्वाभाविक है। भारत जैसा देश जो है, भारतीय समाज जैसा एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला समाज है, इसके इतिहास का मापदंड भिन्न होंगे। अब इंग्लैंड के तुलना में हम यदि अपने मापदंड तय करना विचार करें, तो ध्यान में ऐसा आएगा, इंग्लैंड की जो भूमि है उससे 8-10 गुना अधिक भूमि। इंग्लैंड में जितने राजा रहे होंगे किसी भी काल में, भारत में ऐसे दर्जनों राजा एक साथ रहे। कई राजा तो एक ही नाम के रहे होंगे। तो इतिहास लिखने में संभ्रम तो बहुत 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 निर्माण होगा। हम जानते हैं महाभारत में या भागवत में भी मिलता है कि महाभारत के काल में जैसे भगवान कृष्ण हुआ करते थे, वैसे कृष्ण अपने को कहलाने वाला एक दूसरा भी राजा था, और वह भगवान कृष्ण को अवमानित करता हुआ, अपमानित करता हुआ, गालियां देता हुआ घूमता था। उसका वध भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था।
अब कृष्ण का इतिहास लिखने को बैठेगा कोई तो किसका लिखेगा? कोई जो उस नकली कृष्ण से जुड़ा हुआ होगा वो नकली कृष्ण का इतिहास लिखेगा। तो इतिहास में संभ्रम ही संभ्रम होगा ना। इस दृष्टि से भारतीय इतिहास का जो मापदंड था, ऐतिहासिकता का जो मापदंड था, वह कालानुक्रम नहीं रहा। वह प्रसंग किस चतुर्युग में संपन्न हुआ यह नहीं रहा। वह प्रसंग हमारे वर्तमान जीवन के लिए और भविष्य के जीवन के लिए क्या उपयुक्त है, क्या उसे दिशा दर्शन करने वाला है, सबक सिखाने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, समाज के निर्माण में योगदान करने वाला है, ऐसा यदि कुछ है उसमें इतिहास में, तो वह हमारे इतिहास का विषय बनता है। इतिहास की पात्रता के बारे में भी, इतिहास का पात्र कौन है, इसकी भी भारत की अपनी विशेष दृष्टि है। यह दृष्टि अभारतीय समाजों से भिन्न है। अभारतीय समाजों में तो जो भी पराक्रमी, बलशाली और ऐसे पुरुष हो गए, फिर वो कितने भी क्रूर हो, हिंसक हो, अत्याचारी हो, अन्यायी हो, वो उनके इतिहास के पात्र विषय हैं। जैसे सिकंदर का ही उदाहरण लें, तो बहुत अन्यायी, अत्याचारी, आक्रामक, नशा करने वाला, ऐसा यह, लेकिन बहुत बड़ा सम्राट, बहुत बड़ा योद्धा, बहुत श्रेष्ठ सेनापति। ऐसा होने से ग्रीकों के लिए आज भी सिकंदर यह उनके लिए इतिहास का पात्र है। इतिहास में आदर्श के रूप में देखने का एक चरित्र है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार से इस्लाम के लोगों का इतिहास देखें हम, तो औरंगजेब के विरोध में आप कुछ भी कहते हैं तो मुसलमान खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, औरंगजेब का इतिहास उन्हीं के जो चमचे लोग थे, उनके दरबार में हुआ करते थे, उन्होंने जो लिखा है वह तो इतना भीषण है, इतना हिंसक है, इतना मानवता विहीन है कि वास्तव में आज जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनकी गर्दन शर्म से झुक जानी चाहिए। लेकिन उनकी इतिहास दृष्टि जो है ये भिन्न होने से उनके लिए औरंगजेब, अफजल खान, बाबर, ये उनके लिए इतिहास के पात्र हैं, उनके लिए महापुरुष हैं, उनके लिए अनुकरणीय लोग हैं। भारतीय इतिहास दृष्टि को समझना इसके लिए भी आवश्यक है। यह केवल भारत के लिए ही हितकारी है ऐसी बात नहीं है, तो पूरे विश्व के लिए इतिहास दृष्टि भारतीय रहे, यह हितकारक है। इस दृष्टि से भारतीय इतिहास दृष्टि का विचार गहराई से, व्यापकता से, सूक्ष्मता से करना आज अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। वर्तमान के एक अनुकूलता के काल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ भारतीयता के इतिहास की संभावनाएं निर्माण हुई हैं, लेकिन अभी भी इतिहास लिखने वाले, इतिहास का अध्ययन करने वाले, अध्यापन करने वाले लोगों में भारतीय इतिहास दृष्टि की प्रतिष्ठापना तो हुई नहीं है। आज भी वो इतिहास की ओर अभारतीय दृष्टिकोण से ही देखते हुए मिलते हैं। और इसके लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण जो कुछ भारतीय इतिहास आएगा भी, वह भारतीय दृष्टि के साथ में नहीं आने वाला। वो तो केवल भारत के गौरव गाथा के रूप में आएगा। लेकिन यह गौरव गाथा भारत कैसे निर्माण कर सका, जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतम ऐसे मापदंड कैसे निर्माण, ऐसे मानक कैसे निर्माण कर सका, इसका इतिहास नहीं होगा उसमें।
विभिन्न क्षेत्रों में हमने जो पराक्रम किए हैं उनका इतिहास कुछ मात्रा में निश्चित आएगा। अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन इतिहास दृष्टि जब तक हम नहीं देंगे तो इस प्रकार की प्रतिभा जीवन के हर क्षेत्र में निर्माण कैसे की गई थी, किस प्रकार का समाज रहा होगा, उस समाज की रचना कैसे रही होगी, उस समाज की व्यवस्थाएं कैसी रही होंगी, उस समाज के जीवन का इतिहास क्या रहा होगा, ये यदि हमने इतिहास में नहीं सीखा, एक गौरवशाली इतिहास हमारा अलमारी के पुस्तक बनकर रह जाएगा। भविष्य वेद करने वाला, भविष्य को दैदीप्यमान बनाने वाला ऐसा इतिहास यह तब ही बनेगा जब भारतीय इतिहास दृष्टि के साथ में इसे भावी पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस दृष्टि से भारतीय इतिहास दृष्टि को अभारतीय इतिहास दृष्टि की तुलना में समझना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत का इतिहास जो लिखा हुआ, जो हमें पढ़ाया गया है और आज भी लगभग पढ़ाया जा रहा है, यह हमारे शत्रुओं ने लिखा हुआ इतिहास है। जो सबसे व्यापक इतिहास बताया जाता है उसका आधार जेम्स स्टुअर्ट मिल ने लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यह इतिहास है। इस इतिहास का इतिहास भी बड़ा रोचक है और बड़ा सबक सीखने लायक है। संक्षेप में हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। इंग्लैंड में जब थोड़ी सी जागृति हुई और इंग्लैंड से लोग बाहर निकलने लग गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग दुनिया भर में व्यापार के लिए गए, फिर वहां पर अपने अपने राज्य स्थापन करने के प्रयास करने लग गए। ऐसे काल में भारत में कुछ मात्रा में उनका राज्य स्थापित हो गया था। ऐसे काल में 1792 में इंग्लैंड की संसद में जो चार्टर डिबेट हुआ करती थी, उसमें भारत के ईसाईकरण का प्रस्ताव रखा गया था। इस चार्टर डिबेट जो होती है, यह इंग्लैंड की विशेषता है। हर 20 वर्षों में इंग्लैंड की संसद में यह चार्टर डिबेट होती है और इसका उनके लिए बहुत महत्व होता है। भावी इंग्लैंड के भविष्य की दृष्टि से, अच्छे भविष्य की दृष्टि से बहुत गहराई से उसमें चिंतन होता है और आगामी काल में हमने क्या करना चाहिए, इसका दिशा दर्शन होता है। उसमें यह प्रस्ताव रखा गया था भारत के ईसाईकरण की आवश्यकता का, और हमें सबको यह सुनकर आनंद होगा कि बहुत बड़ी संख्या में विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। यह प्रस्ताव किन लोगों ने रखा था? तो ध्यान में ऐसे आएगा कि भारत में आए हुए, भारत में जो भारत में लोगों के, भारतीय लोगों के ईसाईकरण के प्रयास करने वाले लोग जो थे, ऐसे लोगों में से एक बहुत ज्येष्ठ ऐसा चार्ल्स ग्रैंट नाम का एक व्यक्ति था, जिसने यह प्रस्ताव रखा था। चार्ल्स ग्रैंट जो था, यह भारत में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकर था। यहां पर उसने ईसाईयत को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। जब वह अपना नौकरी का कार्यकाल पूरा करके वापस लौटा तो वहां की इवेंजेलिकल सोसाइटी यानी ख्रिस्ती धर्म प्रसारिणी सभा का सदस्य बन गया, उनका एक मुखिया बन गया और साथ में ही
कालांतर से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन बन गया। उसने जेम्स स्टुअर्ट मिल को बताकर, आग्रह कर उससे यह हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन करवाया। जेम्स स्टुअर्ट मिल कभी भी भारत में नहीं आया था, लेकिन भारत में भेजे हुए जो 1792 में प्रस्ताव खारिज होने के उपरांत भी जो चोरी से भारत में कुछ पादरी भेजे थे, उन्होंने भारत के इतिहास क्रिस्तीकरण की, ईसाईकरण की दृष्टि से कुछ पृष्ठभूमि बनाने के लिए ऐसे पादरियों ने जो भारत में से जो अवांछित, जो अतिशयोक्त, जो बीभत्स ऐसी बातें लिख लिख कर जेम्स स्टुअर्ट मिल को भेजी, और उनके आधार पर जेम्स स्टुअर्ट मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखकर प्रस्तुत किया। इसी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के कुछ पृष्ठों के आधार पर 1792 में यह प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उससे पहले रॉबर्टसन जैसे जो भारत में आकर भारत के जीवन का जिन्होंने अध्ययन किया था, ऐसे लोगों ने भी भारत के बारे में जो लिखा था वह भी इंग्लैंड के लोग जानते थे। ऐसे बहुत सारे इतिहास के जानकार लोगों ने जो लिखा था, इंग्लैंड के लोगों ने पढ़ा था, और उसके आधार पर 1792 का जो प्रस्ताव था यह खारिज हो गया, असम्मत हो गया। यह जो इतिहास का लेखन हुआ, इसकी प्रस्तुति हुई, यह तो बाद में हुई। चार्ल्स ग्रांट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बना, यह 1792 के बाद में बना। उन्होंने अपनी ईसाईकरण की नीति को छोड़ा नहीं था, और इस दृष्टि से 1812 में उन्होंने फिर से यही प्रस्ताव इंग्लैंड की चार्टर डिबेट में रखा, लेकिन इस बार चित्र बहुत बदल गया था। 1792 से लेकर 1812 तक 20 वर्षों में ये जो इवेंजेलिकल सोसाइटी थी, इसने जो भारत की बदनामी की का अभियान चलाया था, यह जो जेम्स स्टुअर्ट मिल को भेजे हुए पादरियों ने भेजी हुई विकृत ऐसे इतिहास की जानकारी रखी गई थी, उसके आधार पर इंग्लैंड के समाज का मानस बनाया गया था। 1792 में इस प्रस्ताव को खारिज करते समय बहुमत से कहा गया था कि इंग्लैंड का जो पादरी है उसका नैतिकता का स्तर भारत के एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के नैतिकता के स्तर से बहुत घटिया है, नीचे का है, इसलिए पादरियों को ईसाईकरण के लिए भारत में नहीं भेजना चाहिए। अब परिस्थिति बदल गई। अब भारत का एक ऐसे घटिया समाज के रूप में चित्रण इस ब्रिटिश संसद के सामने रखा गया, जिसके कारण यह प्रस्ताव पारित हो गया और भारत में बड़े पैमाने पर ईसाईकरण की प्रक्रिया चलने लग गई। इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हम देखते हैं 1835 में मैकॉले की जो नीति थी, उसके बारे में मैंने शिक्षा दृष्टि के इसमें संबंध में एक बार बताया था। उसने किस प्रकार से ये कहा था कि हम यदि अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम नहीं बनाएंगे, तो जो भारत में ईसाईकरण के लिए हमारे लोग जुटे हुए हैं, उन्हें हम किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाएंगे। यानी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, इससे आधा ईसाई तो हिंदू अपने आप हो जाता है। तो इस दृष्टि से अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा है, इसी इतिहास को मूल इतिहास मानकर हमारे भारत के स्वाधीनता के उपरांत के इतिहासकारों ने इतिहास लिखे हैं। भारत में
भारत के गौरव का इतिहास अपवाद से ही मिलेगा। ये तो गुप्त काल को प्रारंभ में नकार नहीं सके थे, इसलिए गुप्त काल एक स्वर्ण युग इस प्रकार का उल्लेख आता है। लेकिन हमारी स्वाधीनता के बाद में आई हुई भारत की समाजद्रोही सरकार ने, उसके शिक्षण विभाग ने, जिसके मंत्री जो रहे वो कई वर्षों तक मुसलमान रहे। पहले मंत्री तो जो थे मौलाना अब्दुल कलाम, ये तो केवल मदरसे की शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे, इनको भारतीयता का रत्ती भर का भी ज्ञान नहीं था। ऐसे लोगों ने भारत के इतिहास को विकृत रूप से रखने के लिए प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजों ने तो भारत के विकृत इतिहास को विकृत करके लिखा ही, लेकिन स्वाधीनता के उपरांत भी भारत में जो इतिहास का लेखन हुआ, इतिहास के बारे में जो खोज कार्य हुआ, जो अध्ययन अध्यापन हुआ, इसमें नेतृत्व इसका देशद्रोही वामपंथियों के हाथ में रहा। एक ढंग से कहें तो देश के साथ गद्दारी करने वाले, भारतीयता के साथ में गद्दारी करने वाले हमारे प्रधानमंत्री के कारण ही यह वामपंथी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के पुरोधा बन गए। वह इतिहास के बारे में जो कहें वो पूर्व दिशा बन गई। अरुण शौरी, ये किसी काल में जनता पार्टी के राज में मंत्री भी रहे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आवर हिस्टोरियंस, देयर लाइन, देयर थिंकिंग एंड देयर फ्रॉड्स। इस पुस्तक में उन्होंने ये जो सब आज बड़े बड़े इतिहासकार करके जिनको मान्यता मिली है, पद्मश्री करके पुरस्कार मिले हैं कांग्रेस के शासन में, ऐसे इरफान हबीब हैं, रोमिला थापर है, जगदीश चंद्र हैं, ऐसे वामपंथी भारत के इतिहास का विकृतीकरण करने वाले ऐसे लोगों के हाथ में इस आईसीएचआर का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू की देन थी। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है भारत के इतिहास के बारे में, एक ग्रंथ लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन भारतीयता की रत्ती भर भी समझ न रखने वाला यह व्यक्ति था। लिखते हैं ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण क्यों रही, ये समझ में नहीं आता है। कैसे समझ में आएगा भाई? इसे भारतीय दृष्टिकोण से देखना होगा, तब यह विचारधारा जो है, यह ज्ञान धारा है, जो जीवन धारा है, यह हजारों लाखों वर्षों से अक्षुण्ण कैसे रही। हजारों वर्षों के आक्रांताओं के आक्रमणों के बाद में भी आज भी जीवित क्यों है? नेहरू जी को समझ में नहीं आ सकता था कि यह दृष्टि उनके पास नहीं। दुर्भाग्य से अभी अभी तक इसी इतिहास दृष्टि के तहत लिखे हुए इतिहास को हम पढ़ते आ रहे हैं। अब कुछ अनुकूलता निर्माण हुई है, इसमें दो बातें करने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि भारतीय इतिहास दृष्टि को पहले इतिहास समुदाय में स्थापित किया जाए। यदि स्थापित नहीं किया गया तो वह दृष्टि, यानी भारत के गौरव का कुछ हिस्सा उसमें जरूर रहेगा, लेकिन वह भारतीय जीवन का इतिहास नहीं होगा, भारतीय जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरणादायी नहीं होगा। तो पहली बात तो है कि भारतीय इतिहास दृष्टि को, इस इतिहास के क्षेत्र का जो समुदाय है, इसके अध्येता हैं, इसके खोज कार्य करने वाले लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इसके लेखन करने वाले हैं, अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों में भारतीय इतिहास दृष्टि को प्रतिष्ठित करना होगा। और फिर इस भारतीय दृष्टि के आधार पर भारत के इतिहास का तीव्र गति से, शक्ति के साथ में, व्याप्ति के साथ में, सूक्ष्मता के साथ में पुनर्लेखन करना होगा। एक और छोटी सी बात बताकर मैं इस अभारतीय षड्यंत्र को आपके सामने पूरा करूंगा।
वह इतिहास सिखों का इतिहास। मैक्लिफ नाम के एक अंग्रेज ने सिखों का इतिहास लिखा है, जो मूल इतिहास माना जाता है, इतिहास का अधिकृत इतिहास माना जाता है आज भी। मैक्लिफ ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में भारत आया था, गोरी चमड़ी वाला। वो जब सिख बन गया, जब उसने अमृतपान कर लिया, तो सिख समुदाय में उसका बहुत गौरव हुआ। वो जो कहे वो पूर्व दिशा मानी जाने लगी। उसने सिखों का इतिहास लिखा। ये जो आज खालिस्तान की एक विचारधारा निर्माण हुई है, एक अलगाववादी ऐसा एक गुट निर्माण हुआ है, उसका मूल इस मैक्लिफ ने यहां आकर सिखिज्म का स्वीकार करने के बाद में मैक्लिफ सिंह बनकर जो इतिहास लिखा था सिखों का, यह उसके मूल में है। और बड़े आश्चर्य की और शर्म की बात यह है कि जैसे ही उसका ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी का काल समाप्त हुआ, यह मैक्लिफ सिंह अपने जो सिख समुदाय के जो 5 ककार होते हैं, केश, कंगन, कटार, कच्छा, कड़ा, इन सब का त्याग कर, दाढ़ी मूछे कटवा कर फिर से मैक्लिफ बन के इंग्लैंड चला गया। लेकिन उनके षड्यंत्र को आज भी हमारा सिख समुदाय समझ नहीं पा रहा, हिंदू भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि पढ़ते ही नहीं। अभी यहाँ इस इतिहास के बारे में एक हिस्से को हम समाप्त करते हैं। मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वह भीष्म इंडी के पुस्तकों के बारे में सबको बताएं। स्वाति जी। जी सर। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि भीष्म प्रकाशन द्वारा, क्योंकि आज इतिहास दृष्टि विषय है, इसलिए बताना चाहती हूँ। अभिजीत जोग द्वारा लिखित असत्यमेव जयते ये किताब हमने प्रकाशित की है, और जल्द ही हम ये पुस्तक अभी मराठी में है और अगले महीने इसका प्रकाशन दिल्ली में होने वाला है। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में ये हम प्रकाशित कर रहे हैं। इसी में भी स्वातंत्र्य के बारे में इसमें लिखा है, भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासातील दिशाभूल, ये इसकी थीम है। तो ये बहुत बहुत जोर से चल रही है ये किताब। मैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगी। अभी हम जान लेते हैं दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित किताबों के बारे में। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये व्याख्यानमाला जिस पर आधारित है, जीवन का भारतीय प्रतिमान, हमने 2 खंडों में प्रकाशित किया है, जिसका पंजीकरण छूट में मूल्य मात्र 799 रुपए है। कुल पृष्ठ उसके 728 है। ये छूट हमने 31 अक्टूबर तक बढ़ाई दी है, और हमें बहुत सारी ऑर्डर्स भी आ रही है धीरे धीरे। तो अच्छा लग रहा है कि आप सब इसके बारे में सभी स्नेहीजनों को भेज रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक ये नहीं खरीदी किया है तो 9503864401 इस भीष्म प्रकाशन के गूगल पे क्रमांक पे आप पेमेंट करके अपनी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। सर के द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण किताब है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुटुंब क्या है, कुटुंब की विशेषताएं क्या है, कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है, कुटुंब संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है, पूरे दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति कुटुंब संस्कृति के द्वारा ही पहचानी जाती है, इसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। कुल पृष्ठ उसके 200 है और मूल्य पंजीकरण छूट में 250 रुपए मात्र है। इतनी कम कीमत में हमने ये उपलब्ध किया है ताकि इसका बहुत बहुत ज्यादा विस्तार हो, बहुत लोग इसको पढ़े, अपने घर में रखे, अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए ये आप जरूर खरीदी कीजिएगा, ऐसा मैं आह्वान करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी।
हमारे भारतीय इतिहास का एक पहलू और भी मैं सामने रखना उचित समझता हूं। भारत के भूगोल का इतिहास, यह एक बड़ी अटपटी ऐसी शब्दों की रचना लगेगी, लेकिन इस भारतीय भूगोल का जो इतिहास है, इसको हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो ये बहुत सबक सीखने का इतिहास हमें समझ में आएगा। किस प्रकार से बहुत दीर्घ काल से भारत पर आक्रमण होते रहे हैं, और हमारे बारे में हमारे कई लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन हमारी बस्ती तो मिटती रही है। आज भी हम भारतीय के रूप में, हिंदू के रूप में जीवित हैं, लेकिन कुछ 1000-2000 वर्ष पहले तक हमारा जो विस्तार था, जिसे हम भारतवर्ष कहते थे, उससे अब लगभग 1/3 इतनी ही भूमि हमारे पास रह गई है। इतना विशाल यह भारतवर्ष था। आक्रांता इसके ऊपर आते गए। हमने स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जो व्याख्यान हुआ था उसमें सुना था, इसमें आक्रांताओं का जो पहला दौर चला, इस पहले दौर में तो शक आए, हूण आए, यवन आए, कृषाण आए, ग्रीक आए। इन सबको हिंदू समाज ने, भारतीय समाज ने आत्मसात कर लिया, और इसके लिए अपवाद से ही शायद कोई अपनी विशेषता बताने के लिए कहे कि मैं उन हूणों का वंशज हूं। अन्यथा अपने को हूण कहलाने वाले, अपने को कुषाण कहलाने वाले ऐसे लोग आज भारत में मिलते नहीं। लेकिन उसके बाद का जो दूसरा दौर आया आक्रांताओं का, इसमें जो मुसलमान बने वो मुसलमान रह गए, और हमने इतिहास से सबक नहीं सीखा। जो मैंने शुरू में बताया, वह यह आक्रांता निरंतर हम पर आक्रमण करते रहे। हमने उनको बार बार पराभूत किया, लेकिन जब कोई लड़ाई वो जीत जाते, तो उस लड़ाई के बाद में उस भूप्रदेश को वो इस्लाममय बना देते। इसी प्रकार लगभग 200 वर्ष तक हमारे काबुल जाबुल की भारतीय सत्ताएं लड़ती रही इस्लाम के विरोध में। आखिरी बार जब हार गई तो प्रदेश इस्लाममय। इस प्रकार से इस्लाम का जो बर्बर और बहुत शक्तिशाली आक्रमण था, उसका सामना तो हमने बहुत घनघोर किया है। और हमारी जो जीवनी शक्ति थी, वो इतनी प्रबल, जीवन की जो स्वाभाविक हमारी शक्ति थी, वो इतनी प्रभावी थी कि जिसके कारण हम आज भी हिंदू और भारतीय के नाम से अभी विशेष हैं। कुछ भूमि हम अभी तक सुरक्षित रख पाए हैं। लेकिन इस भूगोल के इतिहास से यदि हमने सबक नहीं सीखा, तो वर्तमान में भी हमारे सामने जो इस्लाम की समस्या खड़ी हुई है, उसका उपाय हम नहीं कर पाएंगे। जिस भी भूप्रदेश में हिंदू अल्पसंख्य हुआ, हिंदू असंगठित हुआ, हिंदू दुर्बल हुआ, वह भारत का भूप्रदेश भारत से टूट गया। ऐसा टूटते हुए वर्तमान का भारत आज हमारे सामने है। भारत के हुए कुछ टुकड़े तो हम में से कई लोग वर्तमान में जो जी रहे हैं, उन्होंने अपने आंखों के सामने देखे हैं।
भारत का पाकिस्तान करके एक टुकड़ा बना, भारत का बांग्लादेश करके एक टुकड़ा बना, ब्रह्मदेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, तिब्बत अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया। ये सब अभी पिछली एक सदी के काल में घटित हुए ऐसे हमारे इतिहास के सबक सीखने के प्रसंग हैं। इसलिए इससे सबक हमने यह लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटे भू प्रदेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए, हिंदू असंगठित नहीं होना चाहिए, हिंदू दुर्बल नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तभी हम भारतीय बन के रह सकेंगे। अन्यथा तो वर्तमान में जो लोक संख्यात्मक, जिसे डेमोग्राफिक चैलेंज कहते हैं, ऐसा इस्लाम ने हमारे सामने खड़ा किया है। उसके सामने 25-30 वर्षों में ही हम नष्ट हो जाएंगे, ऐसी वर्तमान में स्थिति है। तेजी से हम घर वापसी यदि नहीं करते तो इस भूगोल के इतिहास से हमने कोई सबक नहीं सीखा, ऐसा हमारे ध्यान में आएगा। इस्लाम के परिवर्तित हिंदुओं को फिर से हिंदू बनाने के लिए देवल स्मृति का निर्माण तो हुआ था, लेकिन बहुत कम उसका उपयोग हिंदू समाज ने किया दिखाई देता है। मुख्यतः उसका उपयोग जो शक, हुण, यवन, कुषाण आए थे उनको हिंदू बनाने में तो किया गया, वो हिंदू बन गए सब। तो इस प्रकार से इतिहास की ओर देखने की हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। इतिहास के हमारे मापदंड क्या है, इतिहास का पात्र कौन व्यक्ति है। हम देखते हैं कि अंग्रेज आने तक भारत में जो लाखों की संख्या में विद्यालय थे, इन सब विद्यालयों में इतिहास के रूप में रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती थी। ये रामायण और महाभारत है क्या? यह वास्तव में देखा जाए तो यह धर्म की विजय के ग्रंथ हैं। यह व्यास मुनि अपने प्रस्तावना में ही लिखते हैं, बताते हैं, क्योंकि धर्म की विजय का यह ग्रंथ है। रामायण भी अधर्म के ऊपर, अधर्मी रावण के ऊपर, अधर्मी राक्षसी मानसिकता के ऊपर धर्म की विजय का ये इतिहास है। भारतीय धर्माधिष्ठित, धर्म प्राण ऐसा समाज रहा है। सत्ताधिष्ठित तो भारतीय समाज होते हैं। दुर्भाग्य से आज हम सत्ताधिष्ठित बन गए हैं, उतनी मात्रा में हम अभारतीय ही बने हैं। भारत तो धर्माधिष्ठित समाज हुआ करता था, धर्म सर्वोपरि हुआ करता था, धर्म शासकों का शासक हुआ करता था। तो जो धर्म के विजय का इतिहास है वह हमारे यहाँ इतिहास कहा जाता है। इतिहास की हमारी परिभाषा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलती है। वो बताती है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्तम या पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। जो इस क्षण से पहले घट गया है, लेकिन उसमें से धर्म के अनुकूल अर्थ और काम, इन पुरुषार्थों को रखते हुए मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए जो रोचक, रंजक, प्रेरक, सबक सिखाने वाला ऐसा जो कथन है, कथारूप है, उसे इतिहास कहते हैं। आज जो इतिहास हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि क्यों पढ़ना है इतिहास, तो हमारी मानहानि का इतिहास है, ये हमारी गुलामी का इतिहास है, ये तो मन में ग्लानि निर्माण करने वाला इतिहास है। ये कैसे हमारा इतिहास हो सकता है? हमारा इतिहास तो धर्म की विजय का इतिहास होना चाहिए। और इस दृष्टि से हमारे इतिहास के पात्र कौन बनते हैं? राम बनते हैं। रावण पराक्रमी नहीं था ऐसी बात थोड़ी है, रावण विद्वान नहीं था ऐसी बात थोड़ी है, रावण एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था
ऐसी बात नहीं था, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन रावण अधर्माचरणी था, इसके लिए हमारे इतिहास का पात्र रावण नहीं हो सकता। हमारे इतिहास का पात्र तो राम है। रामायण इसके लिए लिखी गई है। रावण उसमें आता जरूर है, उस इतिहास का हिस्सा जरूर बनता है, लेकिन वह राम का धर्म की विजय का जो इतिहास है, उसमें जितनी भूमिका रावण की आती है उतना ही उसका समावेश होगा। रावण के लिए इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जब धर्माचरण का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें नेहरू का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। धर्म के रक्षा की दृष्टि से, धर्म की विजय की दृष्टि से नेहरू का नाम उसमें अवश्य होगा कि किस प्रकार से अधर्माचरण को प्रोत्साहित करने वाला ये भारत का शासक बन गया था, किस प्रकार से एक शासक बना था, किस प्रकार से इसने भारतीय समाज जीवन को, भारतीय इतिहास को हानि पहुंचाने के पूरे और सफलता से प्रयास किए। ये सब हमारे इतिहास का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन नेहरू हमारे इतिहास का पात्र नहीं बन सकता। हमारे इतिहास का पात्र शिवाजी बनता है, जो धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन अधर्माचरण के विरोध में काम करते हुए व्यतीत किया। हमारे इतिहास के पात्र तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य बनते हैं, चाणक्य बनते हैं, गुप्त काल के वह सम्राट बनते हैं, पुष्यमित्र श्रृंग बनते हैं। इस प्रकार से जो धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने विजय प्राप्त की या वीरगति प्राप्त की, ऐसे सब लोग हमारे इतिहास के पात्र हैं। राणा प्रताप हैं, ऐसे राजपूत के कई राणाओं का इतिहास है। राणा सांगा है, हमीर है, ऐसे कई यहाँ के दक्षिण के इतिहास में चोल वंश का इतिहास मिलता है, चालुक्य का इतिहास मिलता है। उत्तर में जैसे मौर्य और गुप्त का इतिहास मिलता है, वैसा आसाम में अहोम वंश का इतिहास मिलता है। ये सब हमारे इतिहास इसीलिए बनते हैं क्योंकि ये धर्म के लिए लड़े थे, अधर्म के विरोध में ये खड़े थे। हमारे यहाँ जीवन धर्माधिष्ठित होने के कारण हमारा इतिहास धर्माधिष्ठित जीवन का इतिहास होता है। शासनाधिष्ठित समाज में इतिहास या शासन का इतिहास होता है। सभी बातें शासकीय होती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है तो पॉलिटिकल इकोनॉमी होता है, भूगोल पढ़ाया जाता है तो वह राजकीय या पॉलिटिकल जियोग्राफी होता है। इतिहास भी पॉलिटिकल हिस्ट्री होता है। भारतीय इतिहास की ओर देखने की दृष्टि यह नहीं है। भारतीय इतिहास तो जीवन का इतिहास होता है, धर्माधिष्ठित जीवन का इतिहास होता है, धर्म की विजय का इतिहास होता है। धर्म के विजय की दृष्टि से अर्थ और काम को धर्म के नियंत्रण में रखने का इतिहास होता है। किस प्रकार से संयम का उपयोग, संयम का व्यवहार हमारे पूर्वजों ने किया, किस प्रकार का पौरुष किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसी ग्लानि को दूर करने वाले लोगों का इतिहास होता है। इसे हमें समझना होगा। और धर्म की दृष्टि से इस इतिहास की ओर देखते समय और भी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। इतिहास केवल उन प्रसंगों का इतिहास होगा जो समाज जीवन में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आई है, जैसे रामायण हुआ था। उसके बाद में सीधा महाभारत तक हम इसलिए आते हैं कि बीच के कालखंड में तो बहुत अच्छा जीवन चलता रहा, काफी अच्छा जीवन चलता रहा, उसमें कोई बहुत बड़ा अधर्म का संकट खड़ा नहीं हुआ और इसके लिए अधर्म विजय का कोई इतिहास नहीं रचा गया। इसके लिए सीधे महाभारत पर आते हैं। तो इस प्रकार से इसे ध्यान में रखकर इतिहास केवल
जो घटित हो गया है उसको लिख डालना, इस दृष्टि से न लिखते हुए हमें धर्म की विजय का इतिहास लिखना होगा। और इस दृष्टि से वह प्रसंग किस चतुर्युग के कालखंड में हुआ था, वह त्रेता युग में हुआ था या द्वापर युग में या कलयुग में, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रसंग हमारे लिए सबक देने लायक है या नहीं, प्रेरणा देने के लायक है या नहीं, इसके आधार पर उसे हमारे इतिहास में समाविष्ट किया जाएगा। इतिहास की दृष्टि से और भी हम देखें तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हमें ध्यान में रखना होगा, वह है ना मूलम लिख्यते किंचित। यह हमारी जो सत्य की खोज का पूरा इतिहास रहा है, धर्म का इतिहास या सत्य की खोज और प्रतिष्ठापना का इतिहास ही होता है। ऐसा कुछ भी ना हो इतिहास में हम जो लिखें जो असत्य हो। लिखना तो सत्य ही है, लेकिन जैसे कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रियम सत्यम। जो अप्रिय है ऐसा सत्य भी बोलना तो सत्य ही है, लेकिन वह इस प्रकार से बोलो, इस प्रकार से बताओ कि वह अप्रिय न लगे। इसलिए इतिहास का प्रसंग तो वही है। अभारतीय दृष्टि से जब इतिहास होगा तो वह बताता है कि किस प्रकार से पृथ्वीराज को हरा दिया गया, और यहां पर इस्लाम की स्थापना हुई। यह तो अभारतीय इतिहास का विषय बनता है। भारतीय इतिहास का विषय तो किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने बार बार शहाबुद्दीन गौरी का पराजय किया, पराभूत किया था उसे। वह प्रेरणा का विषय, उसका उल्लेख हमारे इतिहास में अवश्य आएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हमारे इतिहास का पात्र नहीं बन सकता। जिस प्रकार की मूर्खता का परिचय पृथ्वीराज ने दिया है, जो उसकी अनधिकार चेष्टा की है, उसने जनता ने राजा इसलिए नहीं बनाया था कि जनता में या जनता के ऊपर और भावी पीढ़ियों पर अन्याय अत्याचार गुलामी लादने वाले ऐसे मुसलमानों का शासन आ जाए। लोगों ने तो उसे राजा बनाया था अपनी रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की, अपने जीवन की रक्षा के लिए, और उसकी आश्वस्ति किए बगैर पृथ्वीराज ने जो मूर्खता की, जिसके कारण शहाबुद्दीन गौरी बार बार आक्रमण करता रहा, बार बार हिंदू सेना का संहार करता रहा, हिंदुओं पर अत्याचार करता रहा, हिंदुओं के बहु बेटियों को गुलाम बनाकर अरबस्तान में बेचा करता रहा। 2 टके में बिकती थी भारतीय युवतियां। वहां आज भी उसका एक टावर है जिसका नाम ही 2 टका टावर है, जहां पर हिंदू युवतियों को विवस्त्र कर 2 टके में बेचा जाता था। इस प्रकार से भारत को, भारतीय समाज को अवमानित करने वाला है, इसके लिए जिसने पृष्ठभूमि बनाई, ऐसा पृथ्वीराज का क्षमा करने का जो विषय है, हमारे इतिहास में सबक सीखने का इतिहास करके लिखना होगा। इस दृष्टि से सबक सीखने का इतिहास कब पढ़ाना और प्रेरणादायी इतिहास कब पढ़ाना। प्रेरणादायी इतिहास तो है यह शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक प्रेरणा देने का तो इतिहास सबने सीखना है, सबने पढ़ना है, उससे प्रेरणा लेनी है। लेकिन सबक सीखने का इतिहास जो है, यह तो मुख्यतः बाल्यावस्था जब उसकी समाप्त हो गई,
जब अब उसकी बुद्धि प्रगल्भ होने लग गई, ऐसी आयु की अवस्था में और उससे आगे, हमने सबक का इतिहास अवश्य सिखाना चाहिए। कि हम सबक नहीं सिखाएंगे तो जैसे अंबेडकर जी ने कहा था कि बार बार भविष्य काल में हम अपमानित होते रहेंगे। इस दृष्टि से हमारा इतिहास जो है, यह बाल्यावस्था तक का इतिहास कुछ भिन्न होगा और युवावस्था और उससे आगे का इतिहास भिन्न होगा। इसे समझना होगा। इस दृष्टि से इतिहास की हमें प्रस्तुति करनी होगी। हमारा इतिहास जो है, यह श्रेष्ठ समाज मन बनाने के लिए होता है। धर्मयुक्त हमारा आचरण रहे, इसके लिए बुद्धि तो प्रयत्नशील रहती है, लेकिन जो मन है, जो इंद्रियों के पीछे इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, वो बुद्धि को सत्यान्वेषी नहीं बनने देता है। उस मन को घड़न करने वाला इतिहास होता है। मन की भावनाओं को प्रेरणा देने वाला, मन को सबक सिखाने वाला, मन की भावनाओं को दिशा दर्शन करने वाला, ऐसा इतिहास होता है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ मानव निर्माण के लिए इतिहास होता है, इसे हम समझें। और श्रेष्ठ मानव क्या होता है? अच्छा पुरुष। अच्छा पुरुष का अर्थ क्या है? वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाला, उस प्रकार का व्यवहार और प्रत्यक्ष में जीवन जीने वाला, ऐसा पुरुष, ऐसा गृहस्थ, ऐसा बच्चा, ऐसा बाल, ऐसा किशोर, ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसा पिता, ऐसा गृहस्थ, ऐसा नागरिक और ऐसा एक वैश्विक मानव। इसी प्रकार से ऐसी श्रेष्ठ स्त्री, यानी अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी गृहिणी, अच्छी मानव और अच्छी वैश्विक मानव, देशभक्त मानव, ऐसी बने, इसके लिए इस दृष्टि से हमें इतिहास की रचना, इतिहास की प्रस्तुति करनी होगी। और हम देखते हैं, रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें इन सभी प्रकार की अवस्थाओं के लिए मार्गदर्शक सूत्र मिलते हैं। उन सूत्रों को ध्यान में रखकर, उन सनातन सूत्रों को ध्यान में रखकर हमें श्रेष्ठ मानव निर्माण की दृष्टि से इतिहास का लेखन करना होगा। और भी इतिहास की दृष्टि से कुछ बातें जो हैं, जो सहजता से सामान्य मनुष्य तक इतिहास को ले जाने के साधन होते हैं, उनका भी उपयोग हमारे यहाँ बहुत व्यापकता से होता रहा है। लोरियां हुआ करती थी, तो लोरियों में इतिहास कहा जाता था। विवाह या ऐसे कोई संस्कारों के समय महिलाएं गीत गाया करती थी, उसमें इतिहास हुआ करता था कि किस प्रकार से रुक्मिणी हरण किया था। अब विवाह तो इस प्रकार का श्रेष्ठ वर के साथ में होना चाहिए, और वह श्रेष्ठ वर भी कृष्ण जैसा होना चाहिए। उसके आदर्श की गीत या आपको कई जगह पर विवाह के समय के जो प्रासंगिक गीत गाए जाते हैं उनमें मिलेंगे। सीता के चरित्र का बखान करने वाले गीत उसमें मिलेंगे। लोरियां है, लोकगीत हैं, जो अलग अलग प्रसंगों के प्रसंग गीत हैं, कहानियां हैं, कथाएं हैं, इनके माध्यम से भी इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। और यह बहुत प्रभावी ऐसे माध्यम होते हैं। दुर्भाग्य से इस माध्यम की ओर हमारा दुर्लक्ष्य हो गया है। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, शिशु बाल अवस्था में था, तो हमारे गली के नुक्कड़ पर जो राम मंदिर था,
उस राम मंदिर में ऐसा कोई पखवाड़ा नहीं गया कि जिसमें कोई प्रवचन, कोई कथावाचन ऐसा नहीं हुआ हो। इस प्रकार की कथाकारों की, इतिहासकारों की, प्रवचनकारों की ऐसी परंपरा भारत में रही है। आज इसे हमने नष्ट कर दिया है और इसे केवल विद्यालय तक सीमित कर दिया है। तो इतिहास का लेखन हमें ये पूरे जीवन भर प्रेरणा देता रहे, याद दिलाता रहे, पुनः पुनः उन प्रसंगों से सबक क्या सीखना है, प्रेरणा क्या लेनी है, इसे बताता रहे। इस प्रकार के माध्यमों का विकास, यह भी भारतीय इतिहास दृष्टि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इन सबको ध्यान में रखकर हमने अपने इतिहास की दृष्टि को, इतिहास का जो समुदाय है उसमें प्रतिष्ठित करना होगा और ऐसी प्रतिष्ठित भारतीय इतिहास दृष्टि के आधार पर जब हम भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे, यह पुनर्लेखन बहुत तीव्र गति से, बहुत व्यापकता से, बहुत सूक्ष्मता से, कोई गलती से भी उसमें ऐसा प्रसंग न आ जाए जिसमें अधर्म का समर्थन कर दिया गया हो, इतनी सूक्ष्मता तो उसमें रखनी होगी। तो इस प्रकार का लेखन शीघ्रातिशीघ्र हो, इस प्रकार का एक वातावरण समाज में हम बनाए, निर्माण करें, अपना उसमें जितना भी जैसा भी योगदान बन सके ऐसा योगदान देने के लिए हम अपने को तैयार करें, ऐसा आप सबको निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं और आज के इस विषय को यहां पर विराम देता हूं। अगला हमारा विषय होगा भारतीय न्याय दृष्टि का, भारतीय न्याय क्षेत्र के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण, इसका विचार हम अगले अध्याय, अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद। स्वाति जी। धन्यवाद सर। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो कृपया हैंड रेज कीजिएगा। शुभ अनम सवाल पूछना चाहते हैं। शुभ जी पूछिए। नमस्कार महोदय। मेरा प्रश्न ये है, आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए। जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम इतिहास के पुनर्लेखन के लिए इतिहास हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए रिलायबल सोर्स क्या है सर? हम इतिहास पढ़ने के लिए कौन सा सोर्स रिलायबल या मान सकते हैं कि जहाँ पे हमें सही इतिहास मिलेगा? क्योंकि वामपंथियों द्वारा या तो अंग्रेजों द्वारा ट्रांसलेशन में उसको बदल दिया गया। देखिए, आज का विषय जो भारतीय इतिहास दृष्टि, यह इसलिए रखा गया है, इस इतिहास दृष्टि से सुसंगत जो भी आपको इतिहास में मिले वो इतिहास समझ लीजिए भारत का, और इसके विपरीत भारत के लिए विकृत मानसिकता निर्माण करने वाला, भारत की विकृतियों को उजागर करने वाला, उसको ही भारत है ऐसा मानने के लिए कहने वाला, यह हमारा इतिहास नहीं हो सकता। और इस दृष्टि से जो इतिहासकार लेखन लिखने वाले वगैरह जो हैं, उनमें तो यह भारतीय इतिहास दृष्टि प्रस्थापित होगी, प्रतिष्ठित होगी तब होगी। लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों के लिए तो इस भारतीय दृष्टि को समझते हुए क्या इसके कारण भारत का कल्याण होगा, क्या इसके कारण हमारी भावी पीढ़ी एक श्रेष्ठ मानव बनेगी, श्रेष्ठ माता पिता बनेगी, श्रेष्ठ बेटियां बनेंगी, श्रेष्ठ पुत्र वधुएं बनेंगी, श्रेष्ठ जमाई बनेंगी, श्रेष्ठ देशभक्त बनेंगी? इनकी कसौटी पर हम इतिहास को पढ़ें और फिर हमें भी समझ में आ जाएगा औरंगजेब का इतिहास तो ये तो विकृत इतिहास है, ये तो अधर्म का इतिहास है। फिर उसमें धर्म के इतिहास की बातें
औरंगजेब के इतिहास में भी कुछ तो मिलेंगे ही कि किस प्रकार से औरंगजेब का मामा आया था, महाराष्ट्र में निर्माण हो रहे हिंदुओं के स्वराज्य को, हिंदवी स्वराज्य को नष्ट करने के लिए लाखों की सेना लेकर आया था। वो शाहिस्ते खान जो था, उसको किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने बहुत भीषण ऐसा अपने को संकट में डालकर भी उन्होंने उसे जो सबक सिखाया, वो तो मरते मरते बच गया। इस पूरे 2 लाख की सेना के बीच में घुसकर किस प्रकार से शिवाजी ने उसके हाथ की उंगलियों को काटा, यह तो उनके इतिहास में भी मिलेगा ही, शाहिस्ता खान के इतिहास में मिलेगा ही। तो उसमें जो धर्म का हिस्सा है, जो शिवाजी का हिस्सा है, वो तो हम तुरंत समझ जाएंगे। तो इस दृष्टि से हम जो भी पढ़ते हैं उसकी ओर देखना होगा। वो इतिहास के लोग, इतिहास लिखने वाले, अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग भारतीय इतिहास दृष्टि के बन जाएंगे और उसके बाद में वो इतिहास का लेखन करेंगे, तब तक हम क्या करें? इसके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। अभी जो हमने भारतीय इतिहास दृष्टि को समझने का प्रयास किया है, उसके मापदंड लगाकर आप इतिहास को पढ़िए और उसमें ग्रहण करने योग्य क्या है और फेंकने योग्य कचरा क्या है, ये आपके समझ में आ जाएगा। आगे शुभ जी, एक प्रश्न पूछा गया है चैट बॉक्स में पूछा है कि इतिहास का लेखन करने के लिए विद्यार्थी को क्या क्या करना चाहिए। अभी मैंने जैसे बताया कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम भारतीयता क्या है इसे पहले ठीक से समझें। नहीं तो हम ये जो भारतीय अंग्रेजों का षड्यंत्र रहा है भारत के इतिहास को विकृत करने का, उसमें योगदान देना शुरू कर देंगे। इस दृष्टि से भारतीयता क्या है, भारतीय जीवन के विभिन्न पहलू क्या हैं, तो यह जो 2 खंडों में लेखन किया गया है, एक मोटे मोटी उसकी रूपरेखा सामने रखता है, भारतीय जीवन की रूपरेखा सामने रखता है। इतिहास दृष्टि इसमें सामने रखता है, न्याय दृष्टि सामने रखता है, शासन दृष्टि सामने रखता है, स्वास्थ्य दृष्टि सामने रखता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि रखता है। तो इस प्रकार से भारतीय दृष्टिकोण क्या है जीवन की ओर देखने का और व्यवहार का, व्यवस्थाओं का, इसे पहले ठीक से समझ लें। इस दृष्टि से हम अपना अध्ययन करें, तब फिर हम जो भी इतिहास लिखेंगे इस दृष्टि के साथ में, वह भावी पीढ़ी को एक दैदीप्यमान ऐसा भविष्य देने वाला इतिहास होगा, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए भारतीय जीवन को गहराई से समझना यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी और को कोई सवाल पूछना है? आज के ऊपर कोई सवाल नहीं है, ठीक है। सर नमस्ते जी। नमस्ते जी केतन जी। हाँ जी, एक मुझे ये कहना था कि सॉरी मेरा इंग्लिश ही बेटर है क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाई की है। तो बोलिए, ये जो अंग्रेजी में बोलिए। जी इसकी जो डिलीवरी मेथड है वो आज की तारीख में तो बिकॉज वो गवर्नमेंटल डिलीवरी मेथड है, तो जब इसको हम लोग पॉजिटिवली भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसकी डिलीवरी मेथड कैसे करनी चाहिए आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं ना, इसकी प्रस्तुति कैसे होगी? यह प्रस्तुति तो क्रमशः सुधरेगी। हमारे पास या किसी के पास जादू की डंडी तो है नहीं कि जादू की डंडी घुमा दी और कल से परिवर्तन हो गया। ये तो क्रमशः ही होगा। प्रारंभ में तो कुछ कालखंड तो हमें भारतीय इतिहास दृष्टि को प्रतिष्ठित करने में ही गंवाना होगा।
वो गंवाना नहीं होगा, वास्तव में उसका व्यय करना होगा। उसके बाद में जो लेखन होगा यह भारत में वास्तव में भारतीय इतिहास का लेखन होगा। इस दृष्टि से जो इतिहास का प्रस्तुतिकरण है इसकी पद्धति भी बदलेगी। जैसे हर विषय के अध्यापन की एक पद्धति होती है, अध्ययन की पद्धति होती है। आज तो शिक्षा में हमारे सभी विषय जो होते हैं वो खड़ी और फलक बोर्ड के ऊपर लिखकर पढ़ाए जाते हैं। जी। वास्तव में देखा जाए तो हर विषय की अध्ययन अध्यापन की पद्धति भिन्न होती है। जैसे गणित है तो गणित तो गणन करने से सीखा जाता है, गिनती करने से सीखा जाता है, अलग अलग ढंग से गिनती करने से गणित सीखा जाता है, अलग अलग उसके सूत्र सीखने से गणित सीखा जाता है। ये जो खड़ी और फलक का जो है बोर्ड के ऊपर लिखा कर सीखने का है तो उसका एक छोटा हिस्सा बन सकता है। लेकिन यह जो गणित है इसका हम उसको मोटा हिस्सा उसको बोर्ड बना देते हैं, राइटिंग बोर्ड बना देते हैं, तो लिखे बगैर हम गणित कर नहीं पाते हैं। अब वैदिक गणित तो हमारा गणित ऐसा है, प्रणाली ऐसी है कि जो 10-10, 15-15 आंकड़ों के गुणाकार और भागाकार एक क्षण में आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन जो गलत ढंग से गणित सीखे हैं उनके लिए तो लिखने के लिए कोई कागज पेन या खड़ी फलक यह आवश्यक होता है। तो गणित तो गणन करके सीखा जाता है, भूगोल घूमकर सीखा जाता है। अलग अलग प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको प्रत्यक्ष में देखकर समझा जाता है, तब भूगोल दिमाग में अच्छी तरह से बैठता है। उसकी जो भूगोल की अलग अलग प्रदेशों की जो परिस्थितियां हैं वह दिमाग में स्थापित होती हैं। तो भूगोल को तो घूमकर सीखा जाता है। आज की जो पद्धति है वो तो सब बोर्ड के ऊपर सिखाया जाता है। इसी प्रकार से इतिहास सिखाने की जो पद्धति है इसे हम जितना कथारूप में प्रस्तुत करें उतना यह रोचक, रंजक और प्रेरक और सबक सिखाने वाला होगा। सहजता से ऐसा करने के योग्य हमें बनाने वाला होगा। इसे हम समझें और प्रयास शुरू करें। आज तुरंत सफल होंगे, 100% सफल होंगे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य 100% सफल होने का हम रखेंगे तो पहले ही प्रयास में हम 5, 10, 15% तो बढ़ ही जाएंगे आगे। हम प्रयास तो शुरू करें। अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको कथा रूप में इतिहास सिखाना शुरू करें, बताना शुरू करें। तो इतिहास सिखाने की पद्धति तो यही होगी, पुरायुक्तम, पुरावृत्तम, पूर्ववृत्तम, कथायुक्तम। बच्चे सुने तो उसको, उनको यह मैंने सुनना चाहिए, बड़ी रुचि आ रही, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा उनको लगे। इस प्रकार से उसकी प्रस्तुति करो, इस प्रकार से उनके सामने रखो, वो बच्चा खो जाए उस कहानी में, उस कथा में, उसे लग जाए कि मैं उस कहानी का अंग हूं। जी। अब इसके लिए कुछ कौशल तो हमें विकसित करना होगा, अचानक तो होगा नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं होता दुनिया में। जी। करने का प्रयास करें, हम भी बन जाएंगे, अच्छे कथाकार बन जाएंगे, इतिहासकार बन जाएंगे, कीर्तनकार बन जाएंगे। जी, बहुत सही कहा आपने। तो नाटक है, शेरी नाटक है, हमारे मैं गुजरात नुक्कड़ से हूँ नाटक तो है, हाँ, वो फिर भवाई है जिसको हम लोग लोक भाई है, दायरा कहते थे, वो है। ऐसे बहुत सारे, मतलब जो पुराने हमारे टूल्स थे जिसे हम भूल गए हैं, वो टूल्स को फिर से रिजुवेनेट करेंगे तो वही मेथड है जिसकी वजह से हजारों सालों तक टिका, तो वो आगे और भी आएगा। सही है। ये मैंने अलग अलग माध्यम बताए थे ना, लोरियां है। अब जी। इस प्रकार की लोरियां सुनने को नहीं मिलती। आजकल तो माता के पास समय ही नहीं रहता लोरियां सीखने के लिए, तो बच्चों को क्या लोरियां सिखाएंगे, क्या उस सुप्त मन के ऊपर संस्कार करेंगे इतिहास का।
जी दूरियां नहीं होती, लोकगीत आते नहीं है। जो अलग अलग प्रसंग, विवाह का प्रसंग है, कुछ उपनयन का संस्कार है, कुछ कर्णवेध का संस्कार है, तो उस समय के अलग अलग प्रकार के जो गीत हुआ करते थे, जी ये सब हमारे इतिहास के संवाहक हुआ करते थे। जी, बहुत सही कहा। वृद्धावस्था अभी में भी, जी वृद्धावस्था में भी एक बात हम ठीक से समझ लें, जिनकी आयु अब काफी ढल चुकी है, उन लोगों ने ध्यान में लेने लायक यह बिंदु है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि मेरा जीवन जो है, मेरी जो क्षमताएं हैं, उनका उपयोग समाज को होता रहे, ऐसी हमारी इच्छा और प्रयास होने चाहिए। क्योंकि धर्म तो वही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जी और इस दृष्टि से मेरे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, उनमें सबसे अंत तक जो साथ देने वाला इंद्रिय है, वह है मेरी वाणी। आप देखेंगे, हाथ पैर चलना हिलना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, गंध का ठीक से आकलन नहीं हो पाता, लेकिन वाणी चलती रहती है, वैखरी से बोलना चलता रहता है। और इस दृष्टि से मेरे अंतिम क्षण तक यदि मैंने समाज के लिए उपयोगी रहना है, तो मैंने अपनी कथा कथन की कुशलता को विकसित करना होगा। और आप इसको विश्वास मानिए, आप यदि ऐसी रोचक रंजक रूप से कथा कहने लग जाए, तो आपके घर में आस पड़ोस के बच्चों की भीड़ लग जाएगी। और एक बहुत बड़ा काम आप केवल इस वाणी के उपयोग से, कथा कथन से, इतिहास के श्रेष्ठता की प्रस्तुति से आप कर पाएंगे। इससे जी जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनका तो लाभ होगा ही, उनको अच्छी प्रेरणा मिलेगी, उसके साथ में आपका भी कल्याण होगा। आपने जो परहित किया है, उसका लाभ आपको भी, तो आपका जो पारलौकिक जीवन है उसमें मिलने वाला है। इस दृष्टि से जो ज्येष्ठ लोग हैं, वह तो करें ही, क्योंकि उनके पास समय के ज्यादा नहीं बचा है। लेकिन जो युवक हैं, वह भी कथा कथन बहुत रोचक रंजक पद्धति से, बच्चे उसमें एकाकार हो जाएं, इस प्रकार से अपने कथन का कौशल विकसित करने का प्रयास करें। यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना व्यापकता से यह इतिहास के कथन का काम समाज में होगा, उतनी व्यापकता से, उतनी गहराई से, उतने अंतिम व्यक्ति तक हमारे इतिहास की गौरव गाथा पहुंचेगी। जी जी गुरु जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। क्योंकि आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसकी डिलीवरी करेंगे, वो एक क्वेश्चन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा घिया, आप अगला सवाल पूछिए। सीमा घिया। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ जी। नाम क्या अम, है आपका? सीमा। सीमा घिया। सीमा घिया घिया। घिया। घिया, ठीक। हाँ जी। कहाँ से सीमा जी आप? मैं पुणे से हूँ। पुणे से, बोलिए। पुणे से हूँ। हाँ जी। सवाल मेरा थोड़ा सा बचकाना सा है लेकिन एक ये हमेशा मेरे मन में उठता रहता है, इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि अभी तो ये हमारा जैसे कृष्ण भगवान थे वो द्वापर युग में थे, राम भगवान थे वो सतयुग में थे। अभी त्रेता हमारा युग। जो युग, हाँ, राम जी त्रेता युग में थे। अच्छा त्रेता युग, क्षमा कीजिए। तो अभी जो हमारा जो युग चल रहा है, वो युग बोलते हैं ऐसा युग है जिसमें कि मानसिकता ही ऐसी होगी कि जो धर्म के अनुसार नहीं चलेगी, और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर चल जा रहा है। तो ऐसे में हमारा ये जो प्रयास है, जिसमें कि हम ये सब चीजें करना चाह रहे हैं,
ये कितनी सफल होंगी और कितनी नहीं? देखिए, कर्म सिद्धांत आप कितना जानती हैं? पीछे बताया है मैंने इस व्याख्यान में ऐसे ही। हाँ, हाँ। हर कर्म का फल मिलता ही है, अच्छे कर्म का अच्छा फल, और उतना ही मिलता है जितना कर्म किया होगा। आप कहेंगे, वो गीत है ना हिंदी का, तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो अभारतीय सोच है, ये इस्लामिक सोच है, इसकी बॉलीवुड की सोच है। हम्म। हमारे यहाँ तो कर्म सिद्धांत में कहा गया है, आपने यदि 100 रुपए दान में दिए हैं तो कर्म फल के रूप में आपको कभी न कभी 100 रुपए मिल जाएंगे। आपने किसी को उसकी आवश्यकता थी उस समय, उसको 100 रुपए दिए हैं, तो आपकी भी जब आवश्यकता होगी तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। ये कर्म सिद्धांत कहता है 100 रुपए ही मिलेंगे, अधिक नहीं और कम भी नहीं। इस दृष्टि से हम इतिहास की ओर देखें, हमारा वर्तमान जो जीवन है इसको आकार दें, तो हम भावी पीढ़ी को अच्छा बनाने की दृष्टि से सफल प्रयास कर सकेंगे। कलयुग के बारे में आपने जो बताया यह तो सत्य है, और हम प्रत्यक्ष में देखते भी हैं कि पिछली पीढ़ियों की उस काल में लोगों में जो नैतिकता का स्तर था, वह स्तर आज उसकी तुलना में कम हो गया है। और बड़े लोगों का समझाना भी सम्मान चाहे तो करने नहीं का, समझते हैं। जी, और समझाना भी चाहे, अगर करना भी चाहे तो अभी समय मैं ऐसा बता आ रहा गया हूँ, है, लोगों की मानसिकता ऐसी होगी कि कोई मैं आ समझना रहा ही हूँ नहीं उसके चाहता। ऊपर, मैं उसके ऊपर आ हाँ रहा जी। हूँ। तो पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि यह तो प्रकृति का वास्तव है कि हाँ जी। पानी हमेशा नीचे के स्तर की ओर बहता है। प्रकृति सामान्य रूप से यदि विशेष चिंता न की जाए तो धीरे धीरे जो निर्माण हुआ है उसे नष्ट भी करती है। मानव समाज यदि चिरंजीवी बनना चाहता है तो इससे जो प्राकृतिक नियम है उन नियमों को समझते हुए, उनका अनुपालन करते हुए श्रेष्ठ कैसे बना जा सकता है, इसका विचार मानव योनि ही मात्र कर सकती है। अन्य सब योनियां यह भोग योनियां है। इसके लिए उनमें 4000 वर्ष पूर्व का कोई हाथी है, हाथी था मान लो, तो उसका विकास के जो भी मापदंड आप लगा लें, उसका विकास और आज का हाथी है उसका विकास, आपके ध्यान में आएगा कि दोनों एक स्तर पर खड़े हैं। लेकिन वर्तमान में या तो वह पतन की ओर जाएगा या उत्थान की ओर जाएगा। यह जीवन का वास्तव है। यदि आप उन्नत बनने के लिए प्रयास करते न रहें तो पतन यह प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो भाई नरोत्तम बनना नहीं चाहता, नारायण बनना नहीं चाहता, नर का नारायण। हम तो कहते हैं नर का नारायण बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं मैं नर का नारायण नहीं बनना चाहता, मैं तो नर का नर ही बना रहा हूं, मानव ही बना रहा हूं, तो भी मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसे लोग जो हैं, इनको भ्रम ऐसा होता है कि मानव बनने की इच्छा रखने से ये केवल मानव रह पाएंगे। वास्तव में प्रकृति तो काम करती रहती है। अलस प्रमाद तो यह स्वाभाविक होते हैं, और इसके कारण जब कोई मानव बनने के लिए प्रयास करता रहता है, केवल मानव बनने के लिए, तो वह यानी नर बनने के लिए प्रयास करता रहेगा, तो आगे नर पशु और नर राक्षस बनने की दिशा में उसका बढ़ना अपरिहार्य है।
प्राकृतिक है, वह जब तक ऊपर की दिशा में उन्नत बनने की दृष्टि से, महामानव बनने की दृष्टि से, नारायण बनने की दृष्टि से, नरोत्तम बनने की दृष्टि से प्रयास करता रहेगा, तब तक यह कम से कम आश्वस्ति रहेगी कि वह नर के स्तर पर बना रहे। था नष्ट होना यह तो प्रकृति का स्वभाव है, नष्ट करना। इस दृष्टि से मानव जाति में उत्थान और पतन इसके दौर चलते रहे हैं। विशेषकर भारतीय समाज जीवन में तो ऐसे असंख्य ऐसे उत्थान पतन के दौर हमारे समाज ने देखे हैं। इस बात पर यह छोड़ नहीं दिया गया, ये युग धर्म है कि युग के अनुसार धीरे धीरे पतन तो होने ही वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, यह बात तो जो है, ये जो पशु भी नहीं सोचते, तो हम तो मनुष्य हैं, कर्म सिद्धांत में विश्वास रखने वाले हैं, हम कर्तृत्ववान, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ श्रेष्ठ हम कर सकते हैं, ऐसी क्षमता रखने वाले, ऐसे विचार करने वाले हम लोग हैं। तो जो पतन का जो काल है ना, इसमें भी उत्थान और पतन के दौर तो चलते ही रहते हैं। यदि हम उत्थान के दृष्टि से प्रयास करके उत्थान की दिशा में समाज को हम न ले जाएं, तो पतन तो प्राकृतिक पतन है, उसके हम भागीदार बन जाएंगे, साझेदार बन जाएंगे, उसमें हम योगदान देकर इस जो प्राकृतिक पतन की जो गति है उसको गतिमान कर देंगे और तीव्र बना देंगे। तो मानव समाज में जो भी विचार करने वाला जो वर्ग है, यह इसका काम होता है, ये उसका दायित्व होता है, ये मानव समाज में जो प्राकृतिक पतन है इसकी गति को कम कर दे, अवरुद्ध कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इसकी गति को कम कर दे, यह तो हम सबका दायित्व ही है। और इस दृष्टि से हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं, हमारा जितना भी कौशल है, हमारा जितना भी सामर्थ्य है, हमारा जितना भी आत्मविश्वास है, उन सबका उपयोग करते हुए हम मानव जाति को इस पतन होने की गति को कम करने के लिए उस गति को रोककर उत्थान की दिशा में ले जाने के प्रयास करेंगे, तो पतन की गति कम होगी, इसमें कोई संशय रखने का कारण नहीं है। ये तो हम कितना प्रयास करते हैं, हम कितनी तपस्या करते हैं, हम अपने को कितना तपाते हैं, कितने सामर्थ्यवान बनाते हैं, इस पर निर्भर रहेगा कि हम उत्थान करेंगे या पतन के काल को और गतिमान करेंगे। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और था सर। गुरुजी, कल क्या हुआ और ये कि आपने कल एक पूछा हुआ प्रश्न बचकाना नहीं था, ये बहुत गंभीर प्रश्न था। अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी। कल मेरे को एक आपने जैसा कर्म के बारे में बताया, कर्म का सिद्धांत, तो उसके बारे में एक मेरा भी एक प्रैक्टिकल कल ही एक एक्सपीरियंस हुआ है, उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कि कल एक कबूतर का बच्चा नीचे था और मैंने देखा कि कुछ कौवे उसको चोंच मार रहे थे। बच्चा अभी तक पूरा विकसित नहीं हुआ है, तो उसको चोंच मार के उसको या तो जो भी खाना चाह रहे थे, परेशान कर रहे थे, ऐसा हो रहा था। मैंने 2-3 बार उनको उड़ाया कौवों को, लेकिन वो फिर भी उसको परेशान करते रहे और वो भागता रहा। तो मैंने फिर उसको उठाकर वॉचमैन को कह के उठा के बिल्डिंग के अंदर रखवा दिया। अभी वो अंदर उसको रखवा दिया ताकि बिल्ली ना खाए, कौवे नहीं खाए, लेकिन वो दिन भर बैठा रहा, ना उसने कुछ दाना खाया, ना कुछ खाया। और अचानक कल रात को मैंने देखा कि वो मेरे घर में था। नीचे से, मैं 8वें फ्लोर पे रहती हूँ, नीचे के फ्लोर पे वो था। अब कब वो सीढ़ियां चढ़ के उठ के मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में आके बैठा, मुझे पता नहीं चला। मैंने जाके देखा तो अरे, तो यही मेरे घर में बैठा है। अभी मुझे उसको फिर मैंने जाके ठीक है एक कोने में रख दिया, अभी बाहर गैलरी में
एक कोने में रख दिया उसको। लेकिन मुझे जब मैंने कल उसको उठवाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं मैंने प्रकृति के नियम को तो नहीं तोड़ा है, क्योंकि ये कौवे का खाना होगा, हो सकता है, कौवों का भोजन होगा, हो सकता है, और मैंने उनके मुंह से छीन लिया। तो क्या ये मैंने गलत हो गया ये? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि उस कबूतर के बच्चे का और आपका कुछ पूर्व जन्मों का ऋणानुबंध अवश्य रहा होगा, नहीं तो वो ऊपर 8वीं मंजिल तक चढ़ के आपके घर में नहीं आता। हाँ, वो पता नहीं कैसे मेरे ही घर में कैसे आ पता नहीं, गया। मैं बता रहा हूँ ना, पता बता रहा हूँ मैं आपको। उसको पता था कहाँ हाँ। जाना है। हम्म। ये पूर्व कर्मों के कारण वह उसे हम्म, खींच लाए वो कर्म आपके यहाँ तक। हाँ जी। दूसरी बात जो है कि देखिए, कौवा यह वैसे देखा जाए तो मांसाहारी प्राणी पक्षी नहीं है, अच्छा। और कबूतर यह उसका खाद्य नहीं है। तो अच्छा। मांसाहारी प्राणी के मुंह से कुछ किसी को आप छुड़ाते हैं तो भी उस जिसे छुड़ाया है आपने, उसके ऊपर तो आपने उपकार ही किए हैं, उसके जीवन को बचाया है आपने। हाँ जो जी। क्रूर है, जो हिंसक है, उससे दूसरों को बचाना, यह तो मनुष्य का धर्म है। ये शिकार करने की अनुमति क्षत्रिय वर्णों को किसके लिए दी गई थी? जो ऐसे हिंसक पशु हैं उनका ही शिकार होता था। एक खरगोश के शिकार तो अपनी तीरंदाजी की अचूकता के लिए होते थे, नहीं तो खरगोश का शिकारी कोई शिकार नहीं माना जाता था। खरगोश की चपलता होते हुए भी उसको उसका वेध करना, वो सीखने के लिए हम्म। खरगोश की होती थी। अन्यथा तो शिकार मुख्यतः जो हिंसक पशु होते थे उनकी होती थी। बाकी वन्य जीवन जो है ये सुखमय बन सके, इसके लिए होती थी। इसलिए इसे आप हम समझ लें। अब ये गाय जो है, ये गाय तो मुसलमान काट के खा जाते हैं। अब मैं गाय को बचाने का प्रयास करती हूँ तो मैं मुसलमानों का अनुपकार करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको और गंभीर हाँ जी। आपके सामने रख रहा हूं। आपने जो उदाहरण दिया हम्म। था, तो क्या हमने गोरक्षा नहीं करनी चाहिए? ये उतना हम्म। ही आवश्यक है जितना आपने कबूतर को बचा के किया था। हम्म। और इसमें मुझे एक डर और लग रहा है, वो बच्चा कुछ खा रहा पी रहा नहीं है, अगर वो मेरे घर में आके अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या ये दोष मुझे लगेगा? बिल्कुल लगेगा। वो जीवित रहे इसके लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। और इस दृष्टि से जो पक्षी प्रेमी कुछ लोग हैं उनके पास उसे पहुंचाना, वो जानते हैं उसके बारे में, उसको जीवित कैसे रखा जाता है, उसकी आदतें क्या होती है, वो खाता क्या है, जीता कैसे। या तो आप उस हम्म। पक्षी प्रेमी का ज्ञान प्राप्त कीजिए या फिर किसी पक्षी प्रेमी के पास पहुंचा दीजिए उसको। ये यदि नहीं किया और मरने दिया उसको आपके अपने घर में, तो कुछ पाप आपको लगेगा ही। जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है आपने। मैं आज ही देखती हूँ किसको, पक्षी प्रेमी को ढूंढना पड़ेगा मुझे। जी। कोई अगर आपके नजर में है पुणे में तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं ढूंढती हूँ। पुणे में तो मेरी पहचान में नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी खोज करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं हाँ, ऑनलाइन भी शायद मिल जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज बहुत बड़ी संकट, मतलब बहुत बड़ी उलझन से आपने मुझे बताया। मैं कल से सोच रही थी, डर रही थी कि ये कबूतर आज कुछ खा रहा पी रहा नहीं है, इसका क्या होगा पता नहीं। तो अभी मैं देखती हूँ। देखिए, हमारी बहुत बहुत भावना धन्यवाद। कितनी भी अच्छी हो, जो परिणाम है ना, हाँ जी। उसका फल तो मिलता ही है। भावना अच्छी होने का भी फल मिलता है और बुरे परिणाम का भी बुरा फल मिलता है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। कर्म सिद्धांत है भारतीय जीवन का एक बहुत जड़ मूल का ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर गुरुजी। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि
यानी भूतकाल में हमेशा ये पाश्चात्य देशों ने यानी ब्रिटिशर्स ने प्राचीन भारतीयों को इतिहास लिखने की कला अवगत नहीं थी या भारतीयों को इतिहास लिखने का महत्व ही नहीं था। ऐसे हमेशा दृष्टिकोण यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तैयार किए हैं ऐसे। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो अपने पुराण है, वेद है, उपनिषद से, तो वो यानी उसको हम अपने प्राचीन भारत का इतिहास ऐसे समझ सकते हैं क्या? यानी वो दृष्टिकोण से अपने वेद, उपनिषद, पुराण को देख सकते हैं क्या? देखिए, भारतीय लोगों को इतिहास की हाँ। समझ नहीं थी, ऐसा एक भ्रम अभारतीय लोगों ने निर्माण किया है, जिसका मैंने प्रारंभ में ही उदाहरण दिया था मेरे अनुभव का, कि हमारा जो दूसरा जो सहयोगी मैनेजर था, उसने मुझे प्रश्न पूछा था, तो उसकी समझ को मैंने ठीक किया था कि हमारे ऐतिहासिकता का मापदंड जो है वो भिन्न है। भारतीय लोगों के जिनका इतिहास काल बहुत दीर्घ नहीं रहा है, उसे भिन्न रहेगा। तो ये इतिहास दृष्टि को तो हमें ठीक से समझना होगा और उसके अनुसार इतिहास की प्रस्तुति करनी होगी, इतिहास को अध्ययन अध्यापन करना होगा। और आपने एक मुद्दा कहा था, क्या कहा था? यानी हम वेद उपनिषद को अपने प्राचीन भारत का साहित्य इतिहास। हमारा जो है, हाँ। इसमें वेद जो है, ये तो इसकी पाठ परंपरा के कारण इसमें कोई प्रक्षेप अंग्रेज नहीं कर पाए। इसके लिए ये जितने शुद्ध 50,000 वर्ष पहले थे, उतने ही शुद्ध आज भी हैं। अच्छा। इनका उच्चारण पिछले व्याख्यान में मैंने जैसे बताया था, उनका सही उच्चारण करने वाले लोग शायद नहीं रहे, लेकिन उनके जो शब्द और अक्षर हैं वह प्रक्षेपित नहीं है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं पाठ परंपरा के कारण। लेकिन उपनिषद होंगे, पुराण होंगे, स्मृतियां होंगी, इनमें तो बहुत सारे ढेर सारे प्रक्षेप आपको मिलेंगे। मैंने पिछली बार उदाहरण भी दिया था मनुस्मृति का, कि मनुस्मृति में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 58% उसमें प्रक्षेपित है। इसलिए यद्यपि हमारे पुराण हमारे इतिहास का कथन करते हैं, पुराण में जो 5 बातें होती है उसमें एक इतिहास होता है, वंशानुचरित होता है, तो वह तो इतिहास है हमारा। लेकिन उसमें कौन सा प्रक्षेपित है और कौन सा वास्तव है, कौन सा मूल है, इसे हमें विवेक से समझना होगा। अन्यथा उसमें जो प्रक्षेपित विकृत ऐसी बात है, उसे ही हम इतिहास समझ बैठेंगे। इसलिए मैंने पिछली बार भी 2 बिंदु बताए थे, आज भी इतिहास दृष्टि जो बताई है, इस इतिहास दृष्टि को ध्यान में रखकर उस विवेक के साथ में हम यदि पुराण को पढ़ेंगे, तो पुराण में जो प्रक्षेपित हिस्सा है उसको हम समझ पाएंगे। यह हमारी इतिहास की दृष्टि, इसे हम ठीक से समझ लें पहले, तो फिर पुराणों में से हम अच्छे इतिहास को, जैसे हंस नीर क्षीर विवेक करता है, पानी में दूध डालकर उस दूध को अलग करना या तो केवल ऊर्जा को यानी गर्मी को संभव होता है, वो पानी को उड़ा देता है, या फिर हंस को संभव होता है, वो पानी वैसे ही छोड़कर केवल उसमें से दूध पी जाता है। यह केवल हंस को संभव है। इस प्रकार से दृष्टि यदि हमारी भारतीय इतिहास दृष्टि होगी, तो पुराणों में जो इतिहास लिखा है उसमें भारतीय इतिहास कौन सा है, भारतीय दृष्टिकोण से लिखा इतिहास कौन सा है, और उसमें प्रक्षेपित विकृति कौन सी है, इसको हम समझ पाएंगे। ठीक है गुरुजी। धन्यवाद समझ सर। में यानी वो। धन्यवाद गुरुजी। जी, समय आज बहुत हो चुका है। आज के सत्र में हम यही रुकते हैं। अगले गुरुवार यानी 20 अक्टूबर को फिर से मुलाकात होगी। 20 अक्टूबर का विषय होगा भारतीय न्याय दृष्टि। श्लोक से हम समारोह करेंगे सत्र का।
ओम सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः निरामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भवेत्। ओम ॐ शांति शांति शांति। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक केवल आवाहन करके मैं रुकता हूँ। जी ये जो भारतीय शिक्षण मंच द्वारा अध्ययन योजना शुरू की गई थी इन 2 खंडों के विषयों को लेकर, यह अभी 16 तारीख से शुरू होगी। तो इसमें पंजीयन के लिए अब हमारे पास 3 दिन बचे हैं, 13, 14 और 15। तो जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं उनसे निवेदन है तो शीघ्रता करें और इस अध्ययन योजना के साथ में जुड़ जाएं, जिससे सहजता से यह दोनों खंडों का अध्ययन हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।